नमस्कार, डीसीपी न्यूज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवार नोटिया। लगातार एक प्रकरण और उस प्रकरण पर तमाम मीडिया बंधुओं की नज़रें बनी हुई है, तमाम लोगों की नज़रें बनी हुई है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उन बेरोज़गार युवाओं के जो हक की आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं उसको दबाया जाए। और आज तीसरा दिन इस प्रकरण का है। तीसरे दिन में कई तरीके के मुकदमे करके जो युवा अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो युवा इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के अधिकार के लिए लड़ रहा है, उनको कारागार के अंदर कहीं ना कहीं कैद कर दिया गया है। ये जिला कारागार देहरादून का बोर्ड आप सामने देख रहे हैं। मैं यहीं पर मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं उस जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाउर से कुछ लोग, जिनके की परिजन यहाँ पर कारागार में कैद है। जानने की कोशिश करेंगे क्या जिस हिसाब से इनको कैद किया गया है, क्या ये उम्मीद लेकर इन अभिभावकों ने यहाँ भेजा था कि प्रदेश की सरकार जिसके पास रोज़गार की उम्मीद से आए थे, वो सरकार इस तरीके से उनको रोज़गार न दिला के जो ईमानदार पूर्वक छात्र तैयारी कर रहे थे उन छात्रों को जो है कारागार में कैद कर देंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुपादास। सुपादास जी, कौन है जो यहाँ पे आपके कारागार में कैद किए गए हैं? मेरा लड़का है। आपका लड़का है। ये जानकारी कब मिली आपको और क्या आपको लगता है कि आपके लड़के ने इतना बड़ा अपराध किया है कि आज प्रदेश की सरकार उन्हें कैद कर रही है? सज्जन है जो क्या करें, हम विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये कर सकता है। तो विश्वास नहीं हो रहा है, उम्मीद भी नहीं थी कि वो कर सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, प्रदेश की कानून व्यवस्था को इस पर गौर करना होगा। क्या असल में आपने उन्हीं लोगों को कारागार के अंदर कैद किया है जो जिन लोगों ने अभद्रता की है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन किया था, या फिर उन सीधे साधे बच्चों को और ख़ास करके जो करप्शन के बड़े बड़े क्या बोलते हैं मगरमच्छ है, वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन सीधे साधे छात्र जो मेहनती छात्र तैयारी कर रहे थे वो कैद है। मेरे साथ एक अन्य भाई भी है। सर, आपका नाम? सुनील सिंह। सुनील सिंह जी, आप किसकी मिलने आए यहाँ पर आए थे? मेरा भाई है जिसका नाम मुकेश है। आपका भाई मुकेश है। क्या कर रहे हो अभी, किस तैयारी में? वो ये सिविल की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जैसे बैंक पीओ हो गया या कोई मैनेजर, मुझे उनके लिए तैयारी कर रहा है। 10 साल से वो यहाँ पे तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रह जाता है पीछे। किस कारण से रहता है? हम सोचते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जब मेरिट में 1 या 2 नंबर से रहता है तो हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं धांधलीबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं ये करप्शन है, जिसकी वजह से ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि जब हम कल हमें कालसी थाने से फ़ोन किया गया है कि आपका भाई अरेस्ट हो चुका है। हमने पूछा कि क्यों, किस बात पे अरेस्ट हो चुका है, कि आपको पता नहीं है। मैंने कहा सर मुझे कैसे पता होगा, मैं तो रहता हूँ गांव में, हमने पढ़ने के लिए भेजा है, हमें क्या पता कि वो किस चीज़ के उस पर पढ़ा हुआ है। इतना ज़रूर पता है हमें कि हमारे बच्चे ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, ना वो कभी चोरी कर सकते हैं, ना गुंडागर्दी, ना ऐसे कुछ नहीं। हाँ, पढ़ाई के लिए अपने हक के लिए कोई लड़ता है तो उसमें कौन सी बुरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिक्र सीधा है कि 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और 10 साल से अगर चयन नहीं हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ भ्रष्ट तंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि ईमानदार व्यक्ति के साथ न्याय हो ही नहीं सकता है। अब शायद उस न्यायपालिका से भी भरोसा उठ चुका है। उम्मीद थी कि शायद प्रदेश की धामी सरकार, धाकड़ धामी जिसे बोला जाता है, सबसे यंग मुख्यमंत्री और युवाओं को जेल में ठोकने का काम कर रहे हैं। क्या यही उम्मीद लेकर ये युवा यहाँ पर आए थे? और ख़ास तौर पर हर एक का एक सपना होता है, लेकिन उस सपने को चकनाचूर कर रही है सरकार। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं जो कह रही है कि भाई जो करप्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। आपने जिक्र किया कि 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है चयन। तो क्या जो घर से लोग अपना रोजी रोटी में से बचाकर छात्रों पर खर्च कर रही है, उन गरीब लोगों के प्रति क्या यही न्याय हो पाएगा? सर, मेरा मानना है कि जो बच्चा मेहनत करता है, जो अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहता है, उसे गवर्नमेंट को उसका सपोर्ट करना चाहिए। मेरे रिलेशन में कोई बड़ा अधिकारी है, मेरी सोर्स की वजह से मैं कुछ पैसे दे के लग रहा हूँ, तो वो गलत चीज़ है। मेरा गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि आप उन लोगों को बढ़ावा दीजिए जो गरीब परिवार से हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो एजुकेशन को समझते हैं, समझना चाहते हैं, या कुछ जॉब करके कुछ अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रदेश के हित में कुछ करना चाहते हैं। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जनाब हालात ये है कि उन्हें कारागार में कैद कर दिया गया है। शायद वो विद्यार्थी आने वाला भविष्य था भारत का, इस उत्तराखंड का, शायद वो बेहतर सिस्टम दे पाते, लेकिन नहीं, ईमानदार लोगों को सिर्फ यहाँ पर कैद दी जाती है। अभी आप जिन लोगों से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? क्या उनकी जमानत हो सकती है आज? सर, मैं जिनसे मिला, अंदर हमें कारागार में जाने नहीं दे रहे हैं। चौकी से हमें फ़ोन करते हैं कि आप उनसे मिल लो, यहाँ हमें अंदर जाने नहीं देते। हमें किसी से कोई ना तो पता है, ना किसी नेता को हम जानते हैं। हम गरीब आदमी हैं, गांव में रहने वाले इंसान हैं।
हमें ना तो किसी बीजेपी के नेता से पता है ना कांग्रेस की नेता से पता है। हमें तो सिर्फ वोट मांगने के लिए वो गांव में आते हैं कि भाई आप हमारे वोट दीजिए, और हमारे बच्चों की ना तो कोई सुरक्षा करता है ना कोई हमारे बच्चों की देख रेख करता है। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी ये सबक लेने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वहाँ आ जाते हैं, वोट मांगने जरूर आ जाते हैं, लेकिन अगर उस युवा के साथ अन्याय हो रहा है, अगर उसके अधिकार को दबाया जा रहा है, अगर उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो सामने नहीं आते हैं। आखिर क्या इसी उम्मीद के साथ, और अभी भरोसा दिया जा रहा है कि शायद शाम तक रिहाई हो जाए, लेकिन कंफर्म करना भी मुश्किल है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन भाई साहब, उनके शायद जानकारी मिली है कि जो आपके भाई और उनके पेपर भी है, किसी का कल पेपर भी है, तो ऐसे में अगर शाम तक कब तक रिहाई हो पाती है? क्या उस समय में वो अगर दूर उसका सेंटर पड़ता है, उस सेंटर तक वो कैसे पहुंच पाएगा? सर वो तो हमें कैसे पता होगा, वो तो गवर्नमेंट जाने ना, जिन्होंने उन्हें बंद कर रखा है कि जिस बच्चे का क्या बोलते हैं पौड़ी में या उधर कोट द्वार में एग्ज़ाम है, उनको अगर वो शाम के 8 बजे छोड़ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम देने कब जाएंगे? 3 दिन से वो बंद है। उनके तो ना तो कोई तैयारी है, ना कोई पढ़ाई, ना कोई लिखाई, ना फिर बोलेंगे कि नहीं जी फिर वो ये बात होगी। देखिए, गवर्नमेंट को पता है तो वो 3 दिन से कैद है, दूर दराज में पेपर हो सकता है, ऐसे में उनको उन केंद्र सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़े सवाल है। क्या यदि उन छात्रों ने ये भी अनुरोध किया था कि हाल ही में अभी सारे पेपर निरस्त किए जाए, जब ये धरना संपन्न हो जाएगा, जब कुछ समाधान निकल आएगा, मांगे मानी जाएगी, उसके बाद ये पेपर करवाए जाते तो शायद कोई अपने पेपर देने से वंचित तो नहीं होता। लेकिन ये क्या है, आखिर सरकार रोजगार देना चाहती है या उन रोजगारों से वंचित रखना चाहती है, छीनना चाहती है? ये गरीब लोग जो उस जनजातीय क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं, जो अभी मुख्य धारा शिक्षा की मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सीधे साधे परिवारों को ये इस कारागार की सड़कों के पीछे धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या यही इंसाफ है? उम्मीद करेंगे कि प्रदेश की धामी सरकार, प्रदेश की जो सरकारें कहती है कि न खाएंगे न खाने देंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार, उम्मीद करेंगे कि वो ऐसे युवाओं से के साथ जो भी उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, अरे इतने संगीन मुकदमे तो उन अपराधियों पर नहीं होते हैं जिन्होंने इन हज़ारों बच्चों के रोजगार छीनने का काम किया है। उन पर मुकदमा करने की हैसियत सरकार की नहीं है, लेकिन इन सीधे साधे लोगों पर मुकदमे किए जाते हैं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अभी हम कारागार के इस बोर्ड को आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पर मौजूद थे, ये लोग यहाँ से मिलने गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया है। एक उम्मीद है, आश्वासन दिया है शायद कि शाम तक रिहा हो जाएंगे, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन रिहाई के साथ साथ उन संगीन धाराओं को भी निरस्त करने की कोशिश रहेगी कि वो व्यक्ति, बेशक जिस तरीके से घंटा घर पर पथराव देखने को मिला है, उसमें कुछ अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चिन्हित करिए। हम इसके पक्षधर नहीं है कि अगर उत्तराखंड में एक शांत राज्य है, देवभूमि जिसे कहा जाता है, वहाँ पर यदि इस तरीके के अराजक तत्व पैदा होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न वही कि निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, निर्दोष को बलि का बकरा न बनाया जाए। इसी कड़ी में मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर पूजा गौर, जो कि एक समाज सेवी है और उसी जौनसर बोर्ड क्षेत्र से है, जहाँ के कुछ लोग यहाँ पर कैद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, पिछले 3 दिन से बेरोजगार धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसके अंतर्गत कुछ युवा जो है कारागार में बंद भी है, लेकिन अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या उनकी रिहाई हो पाई है, नहीं हो पाई है। क्या लगता है आप, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उस क्षेत्र को बखूबी जानते हैं आप, हमने उनके अभिभावकों से भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी, उनका स्पष्ट कहना है कि हमारे बालक ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके का जो एक दबाया जा रहा है एक आंदोलन बेरोजगारों का, वो कितना उचित है? देखिए, मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं मिलने की कोशिश की, बट पता चला कि सैटरडे संडे बंद होने की वजह से अभी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है बॉबी पवार जी से। और जो पता चला है मुझे कि अभी आज जो जज बैठी थी वो इमरजेंसी जज हैं, तो उन्होंने जो बच्चे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में परीक्षा देने वाले हैं, सिर्फ उन 7 लोगों की रिहाई की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों की रिहाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जो बाकी लोगों की रिहाई है, वो जब मंडे को कोर्ट खुलेगा और जज बैठेंगे तो पता चल पाएगा उनकी रिहाई का। और जहाँ तक मैं अपने जो भी जौनसार के हमारे युवा हैं, जो उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि देखिए, हम लोग बॉबी पवार जी ने बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा,
जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का। तो जो पर्चे लीक हो रहे हैं और इस तरह की परीक्षा में धांधली हो रही है, उसका जो आंदोलन था वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। और मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में जो युवा इस तरह की चीज़ें उठा रहे हैं वो इस तरह के युवा थे कि जो पथराव करते या आंदोलन को दूसरी दिशा डायरेक्शन देने की कोशिश करते। दिस इज़ वेरी शेमफुल कि कुछ अलग तरह के तत्वों को भेजा गया है एक राजनीतिक कारण की वजह से। दो कारण हो सकते हैं, या तो उसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा बीजेपी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो धामी सरकार को गिराना चाह रहे हैं। तो अगर मैं धामी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी जहां पे पत्थरबाजी हुई है, जहां पे भी प्रदर्शन हुआ है, वहां के वीडियो फुटेज को दिखाया जाए तो पता चल जाएगा कि जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे वो कौन थे और किस तरह से डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन जिस तरह से जो इस पूरे आंदोलन का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि देखिए हमारे जो युवा हैं, हमारे जो जौनसार बावर के क्षेत्र के लोग हैं या पूरे उत्तराखंड के युवा हैं, वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें जब तक उनकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं। लेकिन उसमें कोई भी पत्थरबाजी या अहिंसात्मक नहीं होना चाहिए। हम सब गांधी को मानने वाले लोग हैं। और धामी जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के दर्द को उनको समझना चाहिए। जो लोग भी ये 13 हमारे साथी जो यहाँ पे बंद हैं, जो बेरोजगार संघ के लोग हैं, उनसे बातचीत करके उनको छुड़ाया जाना चाहिए। उनके ऊपर जितनी धाराएं लगी हैं, अभी शायद 307 तो हटा ली गई है, लेकिन जो 12 जो और भी धाराएं लगी हैं वो धाराएं को हटाना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। और वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं और शायद उनको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं उनके साथ में खड़ी हूँ और धामी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप युवाओं का दर्द समझें, उनको बुला के इस तरह की बातें करें और एक समाधान निकालें कि किस तरह से जो वो सीबीआई जांच करा के और जो गलत है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या पहले कांग्रेस के लोग, धामी सरकार जब से आए हैं तब से ये धांधली नहीं हुई है, लेकिन उनके पहले जो लोग हुई है वो भी बीजेपी सरकार के थे। तो वो सामने आने चाहिए कि क्या है, पूरी पारदर्शिता के साथ में सारी चीज़ें आनी चाहिए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे जो युवा हैं और हमारे और लोग हैं, वो कोई भी इस तरह की गलत चीज़ हो रही है तो गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, लेकिन कहीं पे भी पूरे सिर्फ देहरादून में नहीं और भी डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ पे भी हो रहा है, सब जगह पे यही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। और मुझे लगता है कि धामी सरकार जो है वो युवाओं की दर्द सुनेंगे और जल्द ही कुछ न कुछ समाधान लेके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर पूजा गौड़ की प्रतिक्रिया और कहीं ना कहीं स्पष्ट कहना है, बहुत सारे बिंदु यहाँ पर स्पष्ट हुए हैं। शायद कुछ लोगों की जो जमानत नहीं हो पाई है वो मंडे तक हो जाएगी। और इसके अलावा कहीं अभी हमने राधा रतूड़ी का भी बयान जो सोशल मीडिया पर आ रहा है वो यही कि क्या बोलते हैं, आज डेलीगेशन एक मिला था, उन्होंने जो शिकायत की है, लेकिन इसमें बड़ी बात ये आ रही है कि जो डेलीगेशन मिला था उनकी तरफ से ये जिक्र राधा रतूड़ी की तरफ से नहीं हुआ है कि उन्होंने जो कैद है अंदर, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है और अन्य साथी है, उनकी रिहाई की मांग क्या रखी गई थी उस डेलीगेशन के द्वारा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया राधा रतूड़ी के माध्यम से। लेकिन उम्मीद है ये है कि कल एग्ज़ाम भी है, उसके मद्देनज़र कुछ छात्र अंदर है तो वो उनको क्या रिहाई मिल पाएगी, वो एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इस पर आगे क्या होगा। कल जो एग्ज़ाम होना है उसको लेकर स्टूडेंट कुछ अंदर भी बंद है, क्या उसको लेकर क्या बोलते हैं उनको रिहाई मिल सकती है आज, और कैसे वो पहुंच सकते हैं अगर वो दूर दराज क्षेत्र में है तो। उम्मीद है कि जो आई थिंक 6 या 7 स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम है तो उनकी शायद रिहाई हो रही है, उनकी रिहाई हो जाएगी एग्ज़ाम दिलाने के बाद। और फिर एग्ज़ाम दिला के, क्योंकि आज इमरजेंसी जज बैठे थे, तो एग्ज़ाम दिला के उनको वापस जेल में लाया जाएगा। फिर मंडे जो जज बैठेंगे वो उसका फ़ैसला करेंगे, ये ऐसा जानकारी मिला है मुझे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको एक रिहाई मिल जाए। इमरजेंसी जज जो बैठे थे उन्होंने जो सुनवाई की थी उसके अंतर्गत जिनका एग्ज़ाम है उनको इमरजेंसी एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद शायद पुनः उनको जो है जो जिला कारागार है वहाँ पर वापस पुलिस की निगरानी में ले जाया जा सके। लेकिन उसके बाद जैसा जिक्र कर रहे हैं कि तमाम सारी धाराएँ लगी है, कुछ शायद हट गई है जो 307 जैसी धारा थी, लेकिन कुछ और भी काफ़ी क्रिटिकल धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी हटेगी। और कहीं ना कहीं जो सबका कहना है, इससे पहले आपने उन अभिभावकों की पीड़ा को भी सुना है, डॉक्टर गौर को भी सुना है कि
स्पष्ट जांच होनी चाहिए। वास्तव में जो अराजक तत्व सम्मिलित थे, जिस तरीके से पथराव हुआ था, उसका सपोर्ट कोई नहीं करेगा, ना वो बेरोजगार युवा करेगा। वास्तव में जो बेरोजगार अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है वो उस तरीका का सपोर्ट नहीं करेगा। और साथ में उत्तराखंड जैसे राज्य में इस तरह का बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी पूर्ण जाँच होनी चाहिए और स्पष्ट तरीके से जो इसका दोषी है उसे ही उसमें कहीं ना कहीं उस अंतर्गत आना चाहिए। अन्यथा जो बेगुनाह युवा है उसके जीवन को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, उम्मीद है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री से थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा गौड़ जी। उम्मीद जी, मैं बॉबी पवार जी के साथ में और उनके पूरे आंदोलन के साथ में खड़ी हूँ। हाँ, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा जो भी मांग है युवाओं के प्रति वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी हैं और बॉबी पवार मिलके एक मध्यस्थता करें ताकि ये सारी चीज़ों पे समाधान निकल सके। क्योंकि अभी मैं जब देख रही हूँ कि कुछ कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, अगर कांग्रेस को ये सारी चीज़ें करनी होती तो उनको ज़रूरत नहीं थी बॉबी पवार जी की या वो आंदोलन होने की, वो पहले भी कर सकते थे। आप मेरे को भी बताएं ना, मैं भी थोड़ा हाँ, वो पहले भी वो कर सकते थे। तो अभी जो राजनीतिक तूल हो रहा है वो आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे जौनसार बाबर के जितने युवा हैं उनके साथ खड़ी हूँ, बॉबी पवार जी के साथ में खड़ी हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोग सीएम से भी बात करेंगे और भी मतलब इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं राजनीतिक मोड़ दे के आंदोलन को ख़त्म करने की, वो नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ में जो भी गलत हुआ है वो सामने आना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमने प्रथम दिन, अगर आपने सुना होगा तो हमने उसी दिन जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है, जो इतना विशाल आंदोलन अब धरातल पर उतर आया है, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो नहीं होगा, उसी बात को लेकर डर है। और जिस तरीके से हम कल से देख रहे हैं विपक्ष के नेता जो है, बड़े बड़े नेता जो है धरना स्थल पर पहुंचते हैं, इसके अलावा काफरी जी भी वहां पर पहुंचे थे। तो इस तरीके से अब ये संभावना में से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये भी डर है कि अब इस आंदोलन को भाजपा वर्सेस विपक्ष कर दिया जाएगा, बजाय बेरोजगारों का सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जो था वो शायद दिशाहीन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दर्दनाक होगा और जिन युवाओं ने संघर्ष किया यहाँ तक लड़ने का, उनको उस संघर्ष का कहीं ना कहीं जो सही उचित जो न्याय मिलना चाहिए था उससे वंचित रह जाएगा। राजनीतिकरण इस आंदोलन का निकाला जा रहा है, लेकिन राजनीतिकरण के लिए क्या आपको नहीं लगता कि जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष खुद कहते हैं कि कोई भी दल हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो सहायता के लिए आगे आना चाहिए, तो फिर राजनीतिक आगे तो फिर जाएगा ही ना मैडम। फिर ये जो बॉबी पवार जी ने सभी को जो लास्ट में ये इन्होंने बोला कि आप कोई भी राजनीतिक दल के हों या कोई भी हो समर्थन में आ जाए, वो शायद एक गलत स्टेटमेंट था। राजनीतिक दल को कभी उनको बुलाना नहीं चाहिए था। हाँ, अगर वो जो ये आम युवा के आंदोलन है, जो भी इससे कनेक्टेड है वो अपने आप जुड़ते, लेकिन राजनीतिक दल जब आ जाएंगे, राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि ये कांग्रेस के समय पे भी ये सारी धांधलियाँ हुई और बीजेपी के समय पे भी ये धांधलियाँ हुई, जब वो सामने नहीं आए अभी तक तो उनको वहाँ पे बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा बॉबी पवार जी से थोड़ी सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी में ये थोड़ा गलत फैसला लिया कि वो अपने मंच पे राजनीतिक लोगों के साथ में शेयर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीतिक लोग जो मंच पे सम्मिलित हुए हैं वो कहीं ना कहीं बॉबी पवार का डिसीजन जो हम कह रहे थे कि बड़े ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक राजनेता चाहेगा कि इस भीड़ का फायदा उठाया जाए, अपना राजनीतिकरण किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। उम्मीद करेंगे कि फिर जो है कि कहीं ना कहीं इससे जो पूरे प्रकरण में जो राजनीतिकरण हो रहा है वो ना होकर जो स्टूडेंट अंदर है उनके साथ न्याय होगा, और जो पूरे स्टूडेंट लड़ रहे हैं उसमें वो जिस ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, जिस पारदर्शिता के लिए लड़ रहे हैं, वो पारदर्शिता प्रदेश की सरकार लाने का काम करेगी। उम्मीद करेंगे जल्द वो लोग जो कारागार में कैद है बाहर निकलेंगे, डेलीगेशन सीएम के साथ मिलेगा और जिस उद्देश्य के साथ ये आंदोलन छेड़ा गया था वो आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ न्याय होगा। खास खबर देख रहे थे आप राजधानी देहरादून से सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए।